नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। भूगोल की क्लासेस पूरी हो चुकी है और कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरा अपना जो आगामी शेड्यूल है वो बता दिया था। और आज से अपन हिस्ट्री की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। और इतिहास जो है, कई लोग इसके प्रति एक फोबिया रखते हैं, एक भय रखते हैं कि इतिहास कैसे याद रखा जाए। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास में ही आपको इतिहास की ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाए। और इतिहास में कई लोग ये भी, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वो ये भी सोच रहे थे कि सर ने भूगोल इस तरीके से पढ़ाई, तो इतिहास में मतलब कैसे ट्रिक्स अप्लाई होगी, कैसे याद करवाएंगे, कैसे क्या है। तो वो चीज़ सबसे पहला अपने जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है सभ्यताएं। सभ्यताएं में आपके वैसे पूरी सभ्यताएं नहीं है, और स्पेशली 4 सभ्यताएं दे रखी है आपको राजस्थान की, जिसमें आपके कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है और गणेश्वर है। 4 सभ्यताएं। वैसे राजस्थान के अंदर कांस्य युगीन भी है, ताम्र युगीन भी है और लोह युगीन सभ्यताएं भी है। तो इसमें अपन क्लास इसके बीच बीच में देखते रहेंगे। अपन स्पेशली क्लास के अंदर पढ़ेंगे 4 सभ्यताएं। अब आप कहेंगे कि सर बुक में आपने कुछ सभ्यता के स्थल, बाकी सबके स्थल भी दिए, तो देखो वो लिंकिंग टॉपिक है। वो सभ्यता के स्थल आपको साथ में इसलिए दिए लिंकिंग टॉपिक में, आप यदि वो नाम याद भी रखते हो तो आपके सभी एग्जाम में काम आते हैं। और ये बुक आपके पास में आ गई तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि वो भी आप साथ में, और मतलब इतना फैला कर नहीं दी है हमने बिल्कुल उसको साथ में ही दिया है कि इतना ये स्थान इसमें याद कर लेना। बाकी जो डिटेल टॉपिक वही दिए हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने, जैसे कालीबंगा है तो उसको डिटेल में दिया है, आहड़ को डिटेल में दिया है, बैराट को डिटेल में दिया है। तो ये चीज है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको कालीबंगा याद करवा दूं पूरी तरीके से। सबसे पहले साथियों अब शुरू करते हैं। सभ्यता स्थल जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजनी शुरू की, फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और ये सारी चीजें। लेकिन हड़प्पा आपके सिलेबस में अभी है नहीं। अपन शुरू करते हैं सीधा टू द पॉइंट, जहां पे आना है अपन को, जहां से प्रश्न बनेंगे वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली सभ्यता अपन उठाते हैं कालीबंगा। ठीक है, तैयार रहना साथियों, आगाज हो चुका है और अंजाम बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्लासेस शेयर कर देना। ये क्लास जो आपकी पहली हिस्ट्री की क्लास है उसे जरूर शेयर कर देना। और बढ़िया, जिस तरीके से मैं एफर्ट दे रहा हूं, आपका यही सहयोग मुझे चाहिए कि आपके जितने भी साथी हैं उन तक ये क्लासेस जरूर पहुंचे और सभी जो है एक सही तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी करें और उनके ऊपर आर्थिक भार बिल्कुल भी न बढ़े। तो ये प्रयास रहेगा, लेकिन इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। अब देखो साथियों, कालीबंगा अपन सभ्यता पढ़ रहे हैं सबसे पहली। ठीक है, अब कालीबंगा में देखो सबसे पहले ये जो कालीबंगा अपन ने लिखा है, इस का से ही अपना एक शब्द निकलता है। का से निकलता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, क्या है? शाब्दिक अर्थ। अभी मैं आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, जैसे अपनी क्लासेस ज्योग्राफी की चलती थी उसी तरीके से, लेकिन एक बार इसको समझना, ये पूरा का पूरा आपको अभी याद हो जाएगा। देखना, काले रंग की चूड़ियां और ये शाब्दिक अर्थ है। और ये जो है, ये कालीबंगा जो शब्द है ना, ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, ये ल है ना साथियों, इस ल से आपके निकलेगा कि यहां पे लकड़ी की नालियां मिली है। कैसी नालियां मिली है? लकड़ी की नालियां। सीधा ही मैं मतलब वहां पे आ रहा हूं जो आपको याद करना है। ये ब जो है ना, इसका मतलब है कि यहां पे बेलनाकार मोहरे मिली है। बेलनाकार मोहरे। देखो, बेलनाकार मोहरे जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली है। तो यहां से समझते हैं कि हड़प्पा की जो सभ्यताएं थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ना कहीं लिंक रहती है, लिंकिंग थी। ठीक है, अब ये ग जो है, इसका मतलब आपको यहां से ये लेना है कि ये घग्गर नदी के किनारे है। वर्तमान में घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती द्रुस्वती नदी कहते थे, और यह वर्तमान में घग्गर नदी है। ग और घ है, बस ये अंतर है, घग्गर नदी के किनारे है। बेलनाकार मोहरे यहां से मिली है, लकड़ी की नालियां यहां से मिली है। और देखो, लकड़ी की नालियां मिली है यानी कि लकड़ी की है, पता नहीं पानी के लिए काम में ली जाती थी कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे स्पष्ट जल निकासी के अवशेष नहीं मिले हैं। क्या? स्पष्ट जल निकासी, जल निकासी के प्रमाण नहीं। ये ध्यान रखना, इसका ये नहीं कई बार दिखता नहीं है। स्पष्ट जल निकासी के
प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। अब ये देखो कालीबंगा आ गई। अब इसमें मतलब क्या है कि खोज किसने की इसकी, सबसे पहले ये आता है कि इसकी खोज किसने की। खोज अलग है और उत्खनन अलग है। ठीक है, तो इसकी खोज देखो कालीबंगा है यानी कि काले रंग की चूड़ियां है। कहां लिखा था, यहां लिखा है काले रंग की चूड़ियां है। मुझे ये बताओ कि अफीम कैसे कलर का होता है। अफीम काले रंग का होता है, काला सोना भी कहते हैं कई जगह। अमल क्या है, मारवाड़ी में कहीं क्या अमल, अमल कड़े रंग हुए कि गुरुजी कालो हुए, कालो हुए तो अमल कालो हुए तो अपार ध्यान कहीं रखना। अमलानंद, अमलानंद घोष, और 1952 के अंदर इन्होंने खोज की। अमलानंद घोष ने, अमल केड़ो हुए, कालो हुए गुरुजी, तो अमलानंद घोष ने इसकी 1952 के अंदर खोज की। अब अमल जो है नी वे ज्यादातर देखो रियान वगैरह जो बैठका वगैरह वे इनमें अमल जो है ज्यादातर पुरुष ही लिया करे, पुरुष ही लेते, आदमी लेते, औरतें नहीं लेती है। यानी कि बीवी को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, बीबी, बीबी को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, बीबी। ठीक है, बीबी को पसंद नहीं है। और बीबी ठा पड़ जाए तो रातों लाल कर दे रहा, मार मारने ध्यान रख दो थे। ठीक है, तो बीबी लाल, बीबी लाल का मतलब क्या है, ब्रजवासी लाल, बीवी लाल कर देना इसको, बीवी। इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। ठीक है, ब्रजवासी लाल। अब देखो ब्रज का क्या मतलब है, ब्रज यदि दिमाग में आता है तो दिमाग में आएगा कान्हा, कान्हा यानी कि कृष्ण। ठीक है, तो बीबी लाल और ब्रज का मतलब आती दिमाग में क्या आता है, कृष्ण आता है। ठीक है, कृष्ण आता है। तो बीबी लाल और बीके लाल, बाल कृष्ण। अब यहां बीके लाल, ये क्या है, बीके बाल कृष्ण थापर, थापर। बीबिन ठा पड़ गयो तो थाप ठोक ठोक ने लाल रातों लाल कर देला। कहीं थाप ठोक ठोक ने रातों लाल कर देला। तो बीबी लाल और बीके थापर, बीके थापर और बीबी लाल, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उत्खनन किया। क्या किया, उत्खनन 1961 से और 1969 तक मानते हैं। वैसे 1961 ध्यान में रखना आप, 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन किया। 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने क्या किया है, खोज की है इसकी, और ये उत्खनन, ये याद हो गया ना आपको। अब देखो यहां पे ये ग है ना, इसका मतलब यहां देखो मैं एक लिखूंगा युगल, युगल। अब देखो ग है, ग यहां से अपन ने इसमें बीच में कहीं ना कहीं आपको ग मिल रहा है। या फिर ऐसे भी ध्यान रखें, यहां पे देखो अभी अमल की बात चली और बीवी और हस्बैंड की बात चल रही थी, तो वो क्या थे, वो युगल है, एक कॉम्बिनेशन होता है युगल में। तो यहां पे क्या मिली है, युगल समाधियां, युगल समाधियां क्या मिली है, युगल समाधियां मिली है। युगल समाधियां भी मिली है, साथ में यहां पे अंडाकार कब्रें मिली है, अंडाकार कब्रें, जिन्हें चिरायु कब्र भी कहा गया है। क्या कहा है, चिरायु कब्रें। ठीक है, अंडाकार कब्रें मिली है, चिरायु कब्रें मिली है। ठीक है, ये ध्यान रखना। युगल समाधियां से आपको लेना है कि यहां पे समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण सड़कें मिली है। समकोण सड़कें, समकोण कैसी होगी, ये ऐसी होगी। ठीक है, ये समकोण है। ठीक है, अब इसको मैं यदि ऐसे ले जाऊं, देखो ये भी हो जाए, ये समकोण है, ये समकोण सड़कें मिली है यहाँ पे। ठीक है, यदि और बना दूं ऐसे करके, ठीक है, ये देखो और मैंने कर दिया, और मान लो इसको फिर वापस ले लेता हूं इस ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखता है जैसे कोई खेत की नालियां हो, जुते हुए खेत की। तो यहाँ पे यहीं से विश्व में एकमात्र यहां से जुते हुए खेत के अवशेष, जुते हुए खेत के अवशेष, एकमात्र यहां से जुते हुए खेत के अवशेष मिले। कहां से मिले, कालीबंगा से मिले, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। ठीक है, एक चीज और निकल के आ गई आपके, जुते हुए खेत के अवशेष मिले। अब देखो अटा अपार पढ़ियो अपा कि अमल खायन आया कौन, सोहर आया, तो मियां बीच में झगड़ो हुओ, झगड़ो हुओ, एड़ो झगड़ो हुओ, एड़ो झगड़ो हुओ, जान यूं लाग्यो कि भूकंप आएगो। क्या आ गया, भूकंप, भूकंप। तो यहां से जो है भूकंप के अवशेष भी मिले हैं।
अब यहाँ पे देखो दुर्ग भी मिले हैं, ऐसे टीले मिले हैं जिस पर दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। अब दुर्ग में क्या होता था साथियों, मैं बताता हूं आपको कि जैसे यहाँ पे बता देता हूं कि दुर्ग मिले ना, तो ये मान लो कि ये है आपके कालीबंगा का पूरा शहर है। नगरीकरण ये मिली है कांस्य युगीन सभ्यता, ये ध्यान रखना, ये का से ध्यान रख लेना, ये कांस्य युगीन सभ्यता स्थल मिला है। अब इसमें है ना आपको दुर्ग के अवशेष मिले ना, तो दुर्ग के अवशेष यहाँ पश्चिम में मिले हैं, दुर्ग के अवशेष पश्चिम में मिले हैं। और यहाँ पे जो है जनता रहती थी, यूं समझ लो जनता रहती थी, और दुर्ग में यूं समझ लो कि शासक रहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ दुर्ग के मिले। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आक्रमण जो है विदेशी आक्रांता पश्चिम से आते होंगे, ये ऐसा माना जाता है। अब आपको कैसे याद रखना है कि दुर्ग जो है पश्चिम से मिले और इधर पूर्व की साइड दुर्ग नहीं मिले। तो देखो यदि अपन भारत का नक्शा देखते हैं और भारत के नक्शे को ध्यान में लाते हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, ठीक है। भारत का नक्शा यदि देखते हैं तो अपने देखना विदेशी आक्रमण जो हुए हैं सारे इस दिशा से हुए, पश्चिमी दिशा से, अफगानिस्तान से आए हैं, कोई आपके पाकिस्तान की इस साइड से आए हैं, गजनी से आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आक्रमण पश्चिम से हुए, पश्चिम से हुए, तो दुर्ग की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, यहाँ इस तरफ ही पड़ेगी। अपने यहाँ से जो है आक्रमण नहीं हुए, यहाँ से आक्रमण नहीं हुए, तो दुर्ग में ये समझ लेना, एक समझने का तरीका याद रखने का कि दुर्गीकृत जो है वो टीले कहाँ मिले हैं, अपने पश्चिम में मिले हैं। तो कालीबंगा के अंदर भी दुर्गीकृत टीले कहां से मिले हैं, पश्चिम से मिले हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेलनाकार मेन जो चीजें है ना वो आपके ये है कि अंडाकार कब्रें। अब यहाँ पे जो है कलश समाधान के अवशेष भी मिले हैं। कलश समाधान किसके अवशेष मिले, कलश समाधान। अब कलश समाधान में यूं है, अब वैसे देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो है समाधान यानी कि अंतिम संस्कार के, वैसे हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं तो अंतिम संस्कार के 3 तरीके देखे गए। एक तो जो है पूर्ण समाधिकरण, मतलब पूर्ण रूप से जो है दफना दिया जाता था शव को। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या होता था कि पहले तो शव को छोड़ देते थे जंगलों में, फिर पशु पक्षी वगैरह जितने भी उनको खाना होता खा लेते, फिर बची हुई जो अस्थियां थी उसको दफना देते थे, ठीक है। और उसके बाद में एक था दाह संस्कार, यानी कि जला दिया जाता था। कलश समाधान में क्या होता है कि बची हुई जो अस्थियां होती है वो कलश के अंदर पड़ी हुई मिलती है, तो ये कलश समाधान, उसको फिर दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये था कलश समाधान। और इस तरीके से आपको मेन जो बातें ध्यान में रखनी है, जुते हुए खेत के अवशेष एकमात्र यहाँ मिले हैं, और कच्ची ईंटें, हाँ ये देखो ये ध्यान रखना, कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं। बाकी जगह क्या है, हड़प्पा में पक्की ईंटें मिली, लेकिन यहाँ पे कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले। अब कच्ची ईंटों से बने हुए मकान इस बात का संकेत देती है कि यहाँ के लोग जो थे वो गरीब थे। यहाँ के लोग अब अमीर होते तो पक्की ईंटें क्या खंडों में बना देते मकान, ग्रेनाइट बीड़ देता, मार्बल आर्बल बिल्कुल पॉलिश करानी, बिल्कुल टकाटक, यूं कांच में मुंडो देखो जड़ो, मिरर पॉलिश क्या कराए, मिरर पॉलिश करा देता। पर कौन करावे, गरीब आप लाई इन्हें कहीं ईटा, वे भी कच्ची, पकाने की भी क्षमता कौन ही। तो इसे जो है यहाँ का गरीब स्थल कहा जाता है और दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। वैसे चंद्रदुलो जो है झुकर जाकर वो उसमें कहते हैं वहां भी घास फूस की बस्तियां मिली, तो वहां भी वो भी गरीब के अंदर आता है। अपने इसमें कालीबंगा भी दीनहीन बस्ती और गरीब बस्ती के अंदर आती है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मिली है। अब मैं आपको बनवाता हूँ नोट्स। ये तो क्या है कि ये इस तरीके से तो आपके नोट्स नहीं बन पाएंगे, ये मैंने तो बता दिया कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन आप इन्हें नोट कैसे करोगे, आपके इसमें नोट करने में समस्या आएगी। तो अब मैं आपके व्यवस्थित नोट्स बनवाता हूं, जिस तरीके से अपन उस पैटर्न पे चल रहे थे वही पैटर्न वापस इस पे भी फॉलो करते हैं और आपके नोट्स बनवा देता हूं। उससे आपके बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से तैयारी होगी। मतलब समझने के लिए है, देखो एक कालीबंगा शब्द अपन ने लिखा है, यानी काले रंग की चूड़ियां सिंधी भाषा का शब्द है। बेलनाकार मोहरे मिली है, यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली है, युगल समाधान, गग्गर नदी के किनारे, ठीक है, जुते हुए खेत के अवशेष और अंडाकार कब्रें और समकोण पर काटती हुई सड़कें, स्पष्ट जल निकासी का अभाव है, स्पष्ट जल निकासी का अभाव मतलब प्रमाण नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना, अभाव है। फिर अमलानंद घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए, बीवी लाल बीके थापर, ये सब उत्खनन करता, और ये सारी चीजें याद रखने के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये स्लाइड में आपको जितना भी समझाया है ना वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और अब अपन बढ़ते हैं नोट्स की तरफ, ठीक है।
साथियों अब आ गए अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और इसमें भी आपको मैं बढ़िया से याद करवा दूंगा। इसी के साथ साथ और भी ट्रिक्स इसमें आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है, क्योंकि घग्गर नदी अपन ने पढ़ी थी, तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ से निकलती है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आप अपन ने पढ़ी है। हिमाचल प्रदेश का याद तो है ना सारा, नहीं तो रिवाइज करते रहना पीछे से, कहाँ से आती है, फिर तलवाड़ा झील और ये सब झीलों का निर्माण करते हुए फिर सूरतगढ़ होते हुए, याद है कि नहीं। घर आए टीना और शिवा के अब्बा हक रहे हैं, याद है कि नहीं। ट्रिक याद कर लेना, घग्गर नदी अपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी थी, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ के अंदर आपने ये सभ्यता स्थल है, तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बन गया। शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया है, काले रंग की चूड़ियां हैं, ठीक है। वो काले रंग की चूड़ियां हैं, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे खोज अमलानंद ने की है, यूं याद रख ले, जो अमल खावे जने आनंद आवे, अमल खावे जने आनंद आवे, अपान कौन आवे और खानो भी कौन है, के यूं नहीं के गुरुजी क्यों अमल खावे जने आनंद आवे। हाँ, मैं कभी सपोर्ट कौन करूं, ध्यान है ना, नशे पत्ते में सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ याद रखने के लिए, क्योंकि अमल खावे क्यों है, लोग नशा करण नशो करे तो आनंद आओ, तो वही कहीं ध्यान, अपान तो ध्यान है कौन। लेकिन क्या पता अमल खाने से उनको आनंद आता होगा, तो क्या पता। तो अमलानंद, ठीक है, 1952। उत्खनन बीवी लाल बीके थापर, इससे पहले आपको समझा दिया है कैसे याद रखना है। ब्रजवासी लाल और आपके कहीं कह रहे बाल कृष्ण थापर, ठीक है, 1961। घग्गर नदी के किनारे बता दिया आपको। कपाल छेदन हाइड्रोस्पोलिस शल्य चिकित्सा, ये क्या होता था कि एक जैसे मान लो कोई लड़का है और उसकी जो खोपड़ी थी उसमें 1 2 3 4 5 और 6 छेद किए हुए मिले हैं। कपाल छेदन, ठीक है, कपाल के अंदर छेद किए हुए, हाइड्रोस्पोलिस बोलते हैं, और मस्तिष्क शोध बीमारी ऐसे कहते थे। तो ये शल्य चिकित्सा के अवशेष जो है सिर्फ यहीं से मिले हैं, यानी कि वहां उस समय भी शल्य चिकित्सा होती होगी, तभी तो छेद किए हुए मिले हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि कपाल छेदन। कान भी बना दूंगी, ठीक है, हम फुटो लगे। जूते हुए खेतों के अवशेष मिले। अब जूते हुए खेत आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, कि इसमें 2 फसलें साथ में उगाने के, 2 फसल, द्विफसली कृषि पढ़ी थी ना अपन ने, तो द्विफसल ध्यान रख लेना। अब इन 2 फसलों में ऐसा है कि कई जो है किताबें बताती है कि जौ और चना साथ में उगाते थे, कई कहते हैं कि गेहूं और चना साथ में उगाते थे। मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी। अब कई जना क्या कि गुरुजी ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्या कर सका बताओ। अपन ने खुद तो शोध किया नहीं वहां जाकर, तो या तो अमलानंद नहीं ध्यान है हूबहू, या अब ये क्या है कि अलग अलग बुक्स जो है, यहाँ तक कि हिस्ट्री की, मैं खुद हिस्ट्री से हूँ और हिस्ट्री की भी काफी सारी चीजें देखी, बुक्स देखी, तो कहीं पर गेहूं और चना बताते हैं, कहीं पर जौ और चना बताते हैं। तो इसका कोई समाधान ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये तभी तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। अरे विद्यार्थी क्या कंफ्यूज होता है, आयोग खुद कंफ्यूज हो जाता है कई बार, परीक्षा आयोग ही कभी ये मानता है कभी वो मानता है, तो इसका मतलब कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं तो यही कहता हूं कि जहां पे कंफ्यूजन होता है ना, वहां ज्यादा उलझना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लिया और आगे बढ़ना चाहिए, क्यों कंफ्यूजन वाले सवाल कभी किसी को लेके डूबते नहीं है। डूबेंगे कब, जब आप उस पर ही अटके हुए रहोगे। कंफ्यूजन वाले सवाल है, एक बार पढ़ लिया छोड़ दो वहीं पे। मान लो 2-3 किताबों में आपको अलग अलग मिल रहा है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। बहुत सारे सवाल याद करने, जरूरी थोड़ी कि वही सवाल आएगा, और वो आ भी गया तो आपको नुकसान क्या होगा, या तो डिलीट होगा या बोनस मिलेगा, चिंता ही किस बात की है, ठीक है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। लकड़ी की नाली आपको बता चुका हूं मैं, लकड़ी की नाली के अवशेष मिले। अब ये दीनहीन बस्ती, क्योंकि कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, गरीब थे तो कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना। ऐसा बताते हैं कि इसका विनाश जो है इस सभ्यता का भूकंप से, और भूकंप वाला जो तथ्य है कालीबंगा को देखकर मानते हैं कि क्या बता भूकंप से विनाश हुआ होगा। हालांकि इसके विनाश के अंदर बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं, और वो मैंने रीड के समय ट्रिक से याद भी करवा दिए थे। आपके इसमें अभी है नहीं तो आपको भी मैं याद करवा देता कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा। याद कैसे रखें, याद यूं राख दो कि भगवान राम ने सभी जाना है, राम को सभी जानते हैं, राम को जानते हैं तो राजा दशरथ को भी जानते हैं, क्योंकि पुत्र को जानते हो तो पिता को वहां पे जानते ही हो आप। राजा दशरथ के कितनी रानियां थी, कि गुरुजी 3, बस समस्या ही तो खत्म है, आगे अपार कर लोगे। पूरी रामायण वाचने रो काम ही कौन है, कि गुरुजी 3 रानियां आई, तो दशरथ शर्मा ने कितनी बताई, 3। तीसरी राजधानी बताई, पहली आपके हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा, ठीक है। तो 3 रानियां किसके थी, दशरथ शर्मा के थी। बताई कितनी,
3, ठीक है, तीसरी होगी। अंडाकार कब्रें, चिरायु कब्रें यहां मिली। 7 हवन कुंड और युगल समाधियां। अब देखो युगल का मतलब क्या है, युगल यानी जोड़ा, जोड़े से समाधियां मिली है। और जोड़ो कद बने, गुरुजी ब्याह हुआ जन बने, और ब्याह हुआ है तो हवन कुंड, तो हवन तो लगेगा ना, तो हवन करेंगे तभी तो जाकर युगल बनेंगे। तो हवन समाधियां जब होगी, वहां हवन होंगे तो, और हवन होता है, शादी होती, फेरा कितने लेते हैं, 7। वेरी गुड, 7 हो गए, 7 हवन कुंड। हालांकि 7 ले कुंड में तो 4 ही देख यार, 3 में तो अपने लड़की आगे घूमे और 1 में लड़को आगे हो जा, और 7 तो कहते हैं वैसे, लेकिन लेते 7 फेरे और 7 जन्म। 7 लेते ही नहीं आजकल, कि 1 जन्म ही ठीक है यार, 7 जन्म रुकन कर, पंडित ने कहते हैं 4 ही ले आओ बस, मेरा हाथ लेना ही कौन है, कि हाथ जन्म री पंबाल कुंड करी, 1 जन्म निकल जाए वो बढ़िया है, ठीक है। तो 7 हवन कुंड और युगल समाधियां यहां पे मिली। युगल कब बनेंगे, जब हवन लगेगा और शादी होगी। शादी में कितने फेरे, 7। वेरी गुड, हो गया काम। 1 पल्ले का दरवाजा, 2 पल्ले का, देखो 2 पल्ले का तो दोनों खुलते हैं, वो 1 पल्ले का सिर्फ एक तरफ खुलता है, वो 1 पल्ले का दरवाजा यहां से अवशेष मिला। कलश समाधान आपको बता दिया मैंने। मंदिर और जल निकासी का अभाव मिला है, ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि ये एक नकारात्मक पॉइंट है, यानी कि नहीं वाला पॉइंट है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले, जल निकासी के नहीं मिले, और मात्र शक्ति के अवशेष भी यहां से नहीं मिले। मृण मूर्तियां, मगर मात्र शक्ति की मृण मूर्तियां नहीं मिली है यहां से, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेलनाकार मोहरें मिली है, और ऐसी मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिली है। अलंकृत ईंटें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटों के अवशेष कहां से मिले हैं, तो आपके यहां कालीबंगा से मिले हैं। देखो मोस्ट जो चीजें हैं, जो जहां से, जिसे कहते हैं नोट्स कैसे बनाना चाहिए, नोट्स मेकिंग पैटर्न जो होता है, हमें जानकारी तो सभी होनी चाहिए, लेकिन नोट्स कैसे बनाने चाहिए, एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह चीज है ये स्लाइड आपकी। और ये स्लाइड भी याद है ना आपको अच्छी तरीके से, तो आप यूं समझ लो कि बहुत अच्छी कमांड रखते हो कालीबंगा सभ्यता पर, और कालीबंगा ही है। अब यहाँ पे आपके तो 4 सभ्यता ही है, कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है और गणेश्वर है। तो ज्यादा होती है ना, तब तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कि इतनी सारी याद करनी है, कभी कोई तथ्य किसी में चला जाता है, कभी कोई किसी में चला जाता है। लेकिन आपके तो यहाँ 4 ही है, और चार को ही विशेष रूप से तैयार करनी है। और 4 तो आपके मैं इतनी बढ़िया तैयार करवा दूंगा, जितने जैसे मैं तैयार करवाऊं आप साथ साथ करते रहना, इतनी बढ़िया तरीके से तैयार करा दूंगा कि आपके लगभग यहां से सवाल बाहर जाने की संभावना नहीं रहती है। और मान लो बाहर चला भी गया तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाएगा तो फिर वो सभी के लिए बाहर जाएगा। मान लो 100% विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उसमें से मात्र 2% ऐसे होंगे जो यदि बाहर जाएगा ना, अपनी क्लासेस में से सवाल, अपनी क्लासेस, बुक्स वगैरह जो भी मैं जिन प्रोजेक्ट से जुड़ा हूं उसमें से यदि बाहर जाएगा तो वो सभी के लिए बाहर जाएगा। मात्र 2% ऐसे होंगे विद्यार्थी जो उसे कर सकेंगे। मैं कभी भी 100% का तो नहीं कहता हूं कि 100% मेरे इसमें से ही आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं हमेशा कि जो सवाल आएंगे और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। इतनी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि लगभग नुकसान नहीं होगा। और आपकी जगह यदि मैं अभी इसकी तैयारी कर रहा होता और ये चीजें अच्छी तरीके से याद होती तो मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में अपने आप को मानता। तो आप सिर्फ क्लासेस से जुड़े हैं तो सिर्फ देख के टाइम पास नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, अपने आप को धोखा मत देना। आप पढ़ रहे हो आपके लिए, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बाप के सपनों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना। और मेरे लिए यदि पढ़ रहे हो कि गुरुजी माता एहसान करा तो मत पढ़ना। खुद के लिए पढ़ रहे हो और खुद का जीवन सफल बन जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रख लेना। तो पढ़ना है बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से याद करवा रहा हूं याद कर लेना, और ये याद हो गए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। बढ़िया साथियों, ये इसी तरीके से क्लासेस आएगी। आज तो कालीबंगा कराइए, अगली क्लास में आपको आहड़, बैराट और अपने गणेश्वर तीनों करवा दूंगा। और क्योंकि वो क्लास लंबी होगी तो चलेगा, लेकिन आपको पूरी तीनों की तीनों मैं करवा दूंगा। अभी आप इस कालीबंगा को अच्छी तरीके से याद कर लो, और मुझे पता है कि आपको इसी के साथ साथ ही ये चीजें याद हो गई है, और नहीं होगी तो एक बार नोट्स लिख के वापस पढ़ोगे तो सारी याद हो जाएगी। तो अभी मैं जैसे ही हटता हूं यहाँ से, 2-3 सेकंड का समय हमेशा देता हूं, जब मैं हटता हूं तब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और इन्हें नोट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।